गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल यूपीएस बकंदा। आज हम एक वीडियो बनाने जा रहे हैं जिसमें होंगे 100 क्वेश्चन विज्ञान के, और इन्हीं 100 क्वेश्चन से साइंस का कंपटीशन होगा। ये 100 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ कक्षा 6 के बच्चों के हैं, इसी तरह कक्षा 7 के और 8 के बनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हमारी विज्ञान की किताब में कुल कितने पाठ हैं? 17 पाठ हैं। दूसरा क्वेश्चन, पहले पाठ का क्या नाम है? दैनिक जीवन में विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 3, किन्हीं 5 पाठों के नाम बताइए। तो आप शुरुआत के किन्हीं भी 5 पाठ के नाम बता सकते हैं। दैनिक जीवन में विज्ञान, पदार्थ एवं पदार्थ के समूह, पदार्थों का पृथक्करण, पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन, तंतु से वस्त्र तक, या कोई भी 5 पाठ के नाम जो आपको सरल लगे। क्वेश्चन नंबर 4, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया है? ग्राहम बेल ने किया है। जड़ी बूटियों के औषधि गुणों के द्वारा रोगों के उपचार की विधि किसने विकसित की थी? इसका उत्तर है चरक। शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान किसने दिया था? सुश्रुत। वर्ग समीकरण का हल देने वाले प्रथम गणितज्ञ कौन थे? श्रीधराचार्य। एडुसैट किससे संबंधित है? उत्तर, एडुसैट एक शैक्षिक उपग्रह है। अगला क्वेश्चन है, पौधों की संवेदनशीलता के क्षेत्र में किसने अपना योगदान दिया है? उत्तर है जगदीश चंद्र बोस। रेडियो का आविष्कार किसने किया है? जी मार्कोनी। खगोल विज्ञान में एक ऐसे भारतीय वैज्ञानिक का नाम बताइए जिन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो उत्तर देंगे सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की खोज किसने की? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। ओजोन परत में छिद्र का कारण, मैंने पहले क्वेश्चन आया था जिसमें वायु प्रदूषण है, फिर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा ओजोन परत में छिद्र होने का जो कारण है वायु प्रदूषण, उस वायु प्रदूषण में कौन सी गैस प्रमुख कारण है? तो उत्तर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। मैडम क्यूरी किससे संबंधित हैं? रेडियम की खोज से। माइकल फैराडे किससे संबंधित हैं? डायनमो की खोज से। चार्ल्स बैबेज किससे संबंधित हैं? कंप्यूटर से। 2 भारतीय और 2 विदेशी वैज्ञानिकों के नाम लिखिए। तो 2 भारतीय वैज्ञानिक आप कह सकते हैं सर सीवी रमन, हरगोविंद खुराना, और 2 विदेशी वैज्ञानिक आप अल्बर्ट आइंस्टीन, गैलीलियो, थॉमस अल्वा एडिसन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। बहुत सारी आपकी किताब में नाम है, कोई भी 2 नाम आपको लिखने हैं। उसके बाद परमाणु बम जापान के किन 2 शहरों पर गिराया गया था? इसका उत्तर है हिरोशिमा और नागासाकी। इसको इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि हिरोशिमा और नागासाकी कहाँ के, किस देश के 2 शहर हैं? तो आप बताएंगे जापान। क्या बताएंगे? जापान। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लेके चलते हैं। पदार्थ क्या है? तो प्रत्येक स्थान पदार्थ, मुझे माफ कीजिएगा बच्चों, हमारी आसपास की सभी वस्तुएं जिनमें भार होता है, जो स्थान घेरती हैं, जिसे ज्ञानेंद्रियों के द्वारा महसूस किया जा सकता है। प्रश्न को ध्यान से सुनिए। पूछा जाएगा पदार्थ क्या होता है? तो आपको उत्तर देना है आसपास की सभी वस्तुएं जिनमें भार होता है, जो स्थान घेरता है, जिसे ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, मतलब छूकर, हाँ ये किताब है, ये डस्टर है, ये बर्फ है, ये पानी है, हम ज्ञानेंद्रियों के द्वारा छूकर महसूस कर सकें, बता सकें, उसे क्या कहते हैं?
पदार्थ कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पदार्थ का वर्गीकरण क्या होता है? तो आपको जवाब देना है वस्तुओं को उनके सामान्य लक्षण के हिसाब से। सामान्य लक्षण मतलब ये कठोर है, ये पानी जैसा है, ये मुलायम है, ये लंबा हो जाता है। तो पदार्थों के सामान्य लक्षण के अनुसार उनको अलग अलग विभाजित करना पदार्थ का वर्गीकरण कहलाता है। पदार्थ का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है? अगला प्रश्न है मेरा, पदार्थ का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है? तो आपको उत्तर देना है 2 प्रकार से देना है। बाह्य लक्षणों को देखते हैं बाहर से, बाह्य लक्षणों को देखते हैं तो भौतिक वर्गीकरण, अंदर के लक्षणों को देखते हैं तो आंतरिक या रासायनिक वर्गीकरण कहलाता है। यानी अंदर आंतरिक तो वर्गीकरण कितने प्रकार का होता है? वर्गीकरण 2 प्रकार का होता है। बाह्य लक्षणों से भौतिक वर्गीकरण, आंतरिक लक्षणों से अलग करेंगे तो रासायनिक वर्गीकरण। 2 प्रकार, भौतिक वर्गीकरण, रासायनिक वर्गीकरण। लेकिन आपको ये बताना है इसमें कि भौतिक वर्गीकरण में बाहरी लक्षणों को देखते हैं और रासायनिक वर्गीकरण में आंतरिक लक्षणों को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लेंगे कि पदार्थ की अवस्था के आधार पे पदार्थ कितने प्रकार का होता है? तो पदार्थ 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 ठोस, नंबर 2 द्रव, नंबर 3 गैस। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। अगला क्वेश्चन होगा मेरा जल में घुलनशील कोई 3 पदार्थ के नाम बताइए। तो आप इसमें ऐसी 3 चीजों के नाम बता सकते हैं जो जल में घुल जाएं। चीनी, नमक, और क्या घुल सकता है? चीनी, नमक या नींबू का रस। जो भी चीज पानी में घुल जाए आप उसे बता सकते हैं। अगला प्रश्न होगा मेरा, घुलनशील पदार्थ क्या होते हैं? आप बताएंगे ऐसी सभी वस्तुएं जो पानी में घुल जाती हैं उन्हें घुलनशील पदार्थ कहते हैं। अगला प्रश्न होगा, अघुलनशील पदार्थ क्या होते हैं? तो जो पानी में नहीं घुलते उन्हें अघुलनशील पदार्थ कहते हैं। फिर इसी में से संबंधित है मेरा अगला प्रश्न, पारदर्शी पदार्थ क्या होते हैं? जिन पदार्थों के उस पार प्रकाश चला जाता है और हम देख पाते हैं उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। उदाहरण भी देना होगा जैसे कि कांच, पानी। अपारदर्शी पदार्थ क्या है? अपारदर्शी पदार्थ के उस पार यानी प्रकाश उसको पार नहीं कर पाता। जब प्रकाश पार नहीं कर पाता तो हम उसे देख भी नहीं पाते, तो उसे हम अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। सिंपली आपको लिखना है ऐसे पदार्थ जिनके आर पार प्रकाश नहीं जा पाता और हम नहीं देख पाते उन्हें अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे कोई भी ठोस सामान, लकड़ी, लोहे का टुकड़ा, लोहे का दरवाजा, कागज आदि। फिर पारभासी, जिनके आर पार थोड़ा बहुत देखा जा सके, धुंधला देखा जा सके, उसे कहते हैं पारभासी। जैसे कि तेल लगा कागज या पेंट लगा कांच। अगला प्रश्न है हमारा, मुलायम पदार्थ क्या होते हैं? तो कुछ पदार्थ आसानी से दब जाते हैं। जैसे ये डस्टर में अगर ये लगा हुआ है तो ये दब जाता है आसानी से। तो कुछ पदार्थ आसानी से दब जाते हैं, उन्हें मुलायम पदार्थ कहते हैं। ये हम एक साथ पूछेंगे, मुलायम पदार्थ और कठोर पदार्थ क्या हैं? तो वे पदार्थ जो आसानी से दब जाते हैं वो मुलायम पदार्थ होते हैं। जो कठोर होते हैं, जो नहीं दबते, वो कठोर पदार्थ होते हैं। अगला प्रश्न, चुंबकीय पदार्थ क्या है? वो सारे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं चुंबकीय पदार्थ होते हैं। अगला प्रश्न, अचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं? जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते वो अचुंबकीय पदार्थ होते हैं। जैसे लकड़ी, प्लास्टिक। चुंबकीय पदार्थ का भी उदाहरण आपको देना है, जैसे लोहा, निकिल, कोबाल्ट। सिर्फ लोहा ही नहीं, ध्यान रखिएगा,
सिर्फ लोहा ही नहीं, लोहे के साथ निकिल और कोबाल्ट भी चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं, चुंबक उन्हें चिपकाता है। अगला प्रश्न, अणु क्या है? पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण, पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है तथा जिसमें पदार्थ के सभी गुण विद्यमान है। जैसे हम कोई पदार्थ लें, लकड़ी है, ये लकड़ी है, ठोस होती है, आग से जल जाती है। तो अगर हम इसका एक अणु निकाल लें तो उस अणु में वो सारे गुण विद्यमान होंगे जो लकड़ी में विद्यमान हैं। तो पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है और उसमें पदार्थ के सभी गुण विद्यमान रहते हैं, वो अणु कहलाता है। अगला प्रश्न, परमाणु। किसी पदार्थ का वो सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता परंतु रासायनिक क्रिया में भाग लेता है, परमाणु कहलाता है। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, परमाणु के अंदर कितने कण होते हैं? परमाणु के अंदर 3 कण होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। अगला प्रश्न, परमाणु के नाभिक में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं या कण पाए जाते हैं? तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि परमाणु का एक नाभिक होता है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और परमाणु की बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। फिर मेरा अगला प्रश्न होगा, परमाणु क्रमांक क्या है? तो आपको बताना है, एक परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं, एक परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं उसको ही परमाणु क्रमांक कहते हैं। फिर मेरा अगला प्रश्न, द्रव्यमान संख्या क्या है? परमाणु के नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को मिलाकर बनने वाली संख्या को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है? तो प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, यानी प्लस का होता है। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? ऋणात्मक, माइनस आवेश होता है। न्यूट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है? उस पर कोई चार्ज नहीं हो सकता। याद करने की ट्रिक है, P से प्रोटॉन, P से प्लस। तो अगर प्रोटॉन प्लस से है तो इलेक्ट्रॉन माइनस से है, और N से न्यूट्रॉन, N से नो, यानी नो चार्ज। प्रोटॉन पे प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज, न्यूट्रॉन पे नो चार्ज। ये मेरा एक ही प्रश्न है, प्रश्न पूछेंगे कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है। अगला प्रश्न, किसी द्रव को गर्म करने पर वह किस चीज में बदल जाता है? उत्तर है जल वाष्प, भाप बन जाता है ना। तो किसी द्रव को गर्म करने पर वो किस में बदल जाता है? जल वाष्प। किसी अगर हम मेरा अगला प्रश्न है, गैस को हम किसी बर्तन में रखेंगे तो क्या होगा? उत्तर है उस बर्तन में पूरी तरह पूरे बर्तन में फैल जाएगी। मेरा अगला प्रश्न है, पदार्थ के निर्माण की इकाई। आपको याद होगा बच्चों, मैंने आपको बताया था हमारे शरीर की निर्माण की इकाई क्या होती है? कोशिका। हमारा शरीर कोशिका से मिलकर बना होता है। उसी तरह कोई भी पदार्थ हो, ये पुस्तक है, ये पेंसिल है, ये मेज है, ये डस्टर है, ये चौक है, ये सब परमाणु से मिलकर बने होते हैं। किससे? परमाणु से मिलकर बने होते हैं। तो प्रश्न है मेरा, पदार्थ के निर्माण की इकाई क्या है? उत्तर परमाणु। मेरा अगला प्रश्न है, पदार्थ, अच्छा ये तो हो चुका है, ये भी हो गया है। अगला प्रश्न होगा, परिवेश में पाई जाने वाली 3 कठोर व 3 मुलायम वस्तुओं के नाम बताइए। ठीक है, अगला प्रश्न है, कारण बताना है आपको कि जल से भरा गिलास खाली गिलास की अपेक्षा भारी होता है। इसका उत्तर आप देंगे क्योंकि गिलास में जल भरा है, जल एक पदार्थ होता है और पदार्थ में भार होता है, इसलिए जल से भरा गिलास हमें भारी लगता है। अगला प्रश्न,
मिश्रण क्या है? उत्तर, मिश्रण वे पदार्थ हैं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में मिले हों। मतलब कुछ भी लिया, हमने मिला दिया, हमने नापा नहीं कि इसको 2 कटोरी, इसको 3 कटोरी, बस मिला दिया, वो होता है मिश्रण। आपने किसी लेबर को देखा जब वो घर बनाता है तो लेबर क्या करता है, वो मिस्त्री से पूछता है कितने एक का मसाला बना है, 3 एक का, 5 एक का, कि 5 तसला मोरंग, 1 तसला सीमेंट, तभी मसाला अच्छा बनेगा, वो निश्चित होता है। लेकिन मिश्रण में कुछ भी साथ में मिला दो, वो मिश्रण होता है। तो प्यारे बच्चों, मिश्रण वे पदार्थ हैं जिनमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में मिले हों। अगला प्रश्न, शुद्ध पदार्थ क्या है? उत्तर, शुद्ध पदार्थ में केवल एक ही प्रकार का पदार्थ पाया जाता है एवं इनके कण समान होते हैं, जैसे सोना, चांदी, लोहा, तांबा, नमक, शक्कर। ये सब उदाहरण आपको उत्तर में बताने हैं। फिर से रिपीट कर रहे हैं, शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं? उत्तर, शुद्ध पदार्थ में केवल एक ही प्रकार का पदार्थ पाया जाता है एवं इनके कण समान होते हैं, जैसे सोना, चांदी, लोहा, तांबा, नमक एवं शक्कर। अगला प्रश्न, तत्व क्या है? तत्व के अणुओं में केवल एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, यानी कि मान लीजिए बिल्कुल शुद्ध पदार्थ जैसा, उसे शुद्ध पदार्थ भी कहते हैं। तो तत्व के अणुओं में केवल एक प्रकार के परमाणु होते हैं, जैसे लोहा, तांबा, चांदी, सोना, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि। यौगिक क्या है? मेरा अगला प्रश्न है, यौगिक क्या है? आपको बताना है। यौगिक के अणु 2 या 2 से अधिक विभिन्न प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, जैसे जल का एक अणु। जल में क्या होता है? हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु से मिलकर जल का एक अणु बन जाता है। क्या देखा आपने? तत्व में केवल एक ही तरह के परमाणु होंगे, यौगिक में 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलकर एक अणु बनाते हैं। मेरा अगला प्रश्न, मिश्रण कितने प्रकार का होता है? इसका उत्तर आपको सिर्फ इतना देना है, मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 समांगी मिश्रण, नंबर 1 विषमांगी मिश्रण। फिर मेरा अगला प्रश्न होगा, समांगी मिश्रण क्या होते हैं? समांगी मिश्रण में जब 2 या 2 से अधिक चीजें मिलाई जाती हैं तो उन्हें अलग अलग उनके अवयव को देखा नहीं जा सकता। विषमांगी में देखा जा सकता है। अपनी किताब से करेक्ट करके इसको लिख लीजिएगा। मेरा अगला प्रश्न है, ठोस पदार्थों को ठोस से पृथक करने की विधियों के नाम बताइए, क्योंकि इसमें कई सारी विधियां आएंगी। तो प्रश्न है मेरा, ठोस पदार्थों को ठोस पदार्थों से अलग करने की विधियों के नाम बताइए। तो इसमें आपको नाम बताने हैं, पहला फटकना और ओसाना, विनोइंग, थ्रेशिंग, बिनना, हैंड पिकिंग, चालना, सीविंग। उसके बाद ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। मेरा अगला प्रश्न है, अघुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से पृथक करने की विधियां बताइए। फिर से सुनिए, अघुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से पृथक करने की विधियां बताइए। तो इसका उत्तर है तलछटीकरण और निथारना, छानना, छानना पत्र, अपकेंद्रण। अगला प्रश्न है, घुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से पृथक करना। उत्तर, वाष्पन विधि, आसवन विधि, क्रिस्टलीकरण। अगला प्रश्न, क्रोमैटोग्राफी क्या है? रंगों में पाए जाने वाले विभिन्न अवयवों को पृथक करना ही क्रोमैटोग्राफी है। अगला प्रश्न है, बालू और लोहे की छीलन को
पृथक किया जाता है? उत्तर, चुंबकीय पृथक्करण द्वारा। अगला प्रश्न, किस विधि से दूध से क्रीम को अलग किया जाता है? उत्तर, अपकेंद्रण विधि। नमक और पानी के मिश्रण से नमक को किस विधि के द्वारा अलग किया जा सकता है? उत्तर होगा इसका वाष्पन विधि। अगला प्रश्न है, ऊर्ध्वपातन क्या है? जब ठोस को गर्म करते हैं तो वह बिना द्रव में बदले सीधे गैस बन जाता है, तो उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अगला प्रश्न है, दो शुद्ध पदार्थ के नाम बताइए। तो मैंने इतने सारे शुद्ध पदार्थ बताए हैं, इसमें से आपको कोई भी दो पदार्थ, लोहा या तांबा, सोना या चांदी, जैसी कोई भी दो चीजें आपको बतानी है। अगला प्रश्न, परिवर्तन किसे कहते हैं? वस्तु की अवस्था, आकार, रंग, स्वाद एवं गंध तथा प्रकृति में निरंतर होने वाले बदलाव को परिवर्तन कहते हैं। फिर अगला प्रश्न पूछेंगे, परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? इसका उत्तर है 8 प्रकार। वैसे तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन आपकी पुस्तक में 8 प्रकार के हैं, तो आपको जवाब देना है 8 प्रकार के और उनका नाम बताना है। तो पहला, मंद एवं तीव्र परिवर्तन, अनुकूल एवं प्रतिकूल परिवर्तन, नियमित तथा अनियमित परिवर्तन, प्रत्यावर्तित तथा अप्रत्यावर्तित परिवर्तन, भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन, प्राकृतिक तथा कृत्रिम परिवर्तन, अनियंत्रित तथा नियंत्रित परिवर्तन और 8वां जटिल परिवर्तन। ये नाम आपको बताना है। अगला प्रश्न, कोयला एवं पेट्रोलियम का निर्माण किस परिवर्तन से हुआ है? उत्तर, जटिल परिवर्तन के द्वारा। अगला प्रश्न, क्रिया प्रतिक्रिया क्या है? तो आपको जवाब देना है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का एक दूसरे के संपर्क में आने के कारण होने वाले परिवर्तन को क्रिया और प्रतिक्रिया कहते हैं। फिर पूछेंगे, अगला प्रश्न है, मोम का पिघलना कैसा परिवर्तन है? उत्तर, रासायनिक परिवर्तन। अगला प्रश्न होगा, भौतिक परिवर्तन क्या है? भौतिक परिवर्तन क्या है? इसमें आपको जवाब देना है, ऐसे परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के केवल भौतिक गुण बदल जाते हों और उसे वापस पुनः उसकी पूर्व अवस्था में लाया जा सकता हो, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि मोम का पिघलना, मोम पिघल गई, वो द्रव बन गई, लेकिन ठंडा होने पर फिर से मोम ठोस बन जाए। अगला प्रश्न होगा, रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिसमें पदार्थ का पूरी तरह से रूप बदल जाता है, उसके परमाणुओं के गुण बदल जाते हैं और एक नया पदार्थ बनता है, और पुरानी अवस्था में उस पदार्थ को नहीं बदला जा सकता है। जैसे मोमबत्ती का जलना, जब मोमबत्ती जल चुकी होगी तो आप वापस मोम प्राप्त नहीं कर सकते। दूसरा उदाहरण लिखिएगा, दूध से दही का बनना, दही को आप वापस दूध में परिवर्तित नहीं कर सकते। अगला प्रश्न, पादप रेशे क्या होते हैं? तो पौधे के किसी भी भाग, तना, बीज, पत्ती, फल आदि, यानी ऐसे रेशे जो पौधे के किसी भी भाग से प्राप्त किए जाते हैं, उन्हें पादप रेशे कहते हैं। जांतव रेशे क्या होते हैं? जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले प्राकृतिक रेशे जांतव रेशे कहलाते हैं। फिर अगला प्रश्न होगा, संश्लिष्ट रेशे किन्हें कहते हैं? तो आपको बताना है, कुछ रेशों को मनुष्य कृत्रिम ढंग से, यानी फैक्ट्री में बनाकर, कुछ रेशों को मनुष्य कृत्रिम ढंग से
पेट्रोलियम उत्पादों के जटिल रासायनिक परिवर्तनों के पश्चात बनाता है उन्हें संश्लेषित रेशे कहते हैं, जैसे नायलॉन, पॉलिस्टर, रेयॉन आदि। अगला प्रश्न होगा, रुई कहाँ से प्राप्त की जाती है, अर्थात रुई पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? उत्तर बीजों से। जूट पौधे के किस भाग से, अगला प्रश्न है, जूट पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? उत्तर तनों से। नारियल का जटा पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? उत्तर फलों से। और आगे चलते हैं। रेशों से वस्त्र बनने की पूरी प्रक्रिया समझाइए। इसका उत्तर आप देंगे रेशा, रेशे से धागा, धागा से कपड़ा, कपड़े से वस्त्र। अगला प्रश्न, भारत में कपास कहाँ कहाँ पाया जाता है? उत्तर है महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और पंजाब। अगला प्रश्न, कपास की खेती के लिए कैसी मिट्टी और कैसा जलवायु आवश्यक है? तो कपास की खेती के लिए काली मिट्टी तथा उष्ण जलवायु अच्छा रहता है। अगला प्रश्न है, कपास गोलक क्या है? तो आपको बताना है पूरी तरह से पके फल के फटने पर अधिकाधिक कपास तंतुओं से ढके बिनौले दिखाई देने लगते हैं, इन्हें ही कपास गोलक कहते हैं। अगला प्रश्न है, कपास ओटना क्या है? कपास के गोलकों से कपास के बीज को, यानी कपास के जो गोलक हैं उनसे बीज को हटा देना ही कपास के गोलकों से कपास के बीज को पृथक करने की प्रक्रिया को कपास का ओटना कहते हैं। अगला प्रश्न, बीटी कपास क्या है? बीटी कपास की एक ऐसी प्रजाति है जिसमें टॉक्सिन उत्पन्न करने की क्षमता होती है, जिसके कारण कपास फसलों की कीट पतंगों से रक्षा होती है। बीटी कपास की खेती गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से हो रही है। अगला प्रश्न, जूट की खेती मुख्यतः किन राज्यों में की जाती है? उत्तर है पश्चिम बंगाल, असम और बिहार। जूट की खेती के लिए कैसी मिट्टी चाहिए? जूट की खेती के लिए जलोढ़ मिट्टी या कछार मिट्टी चाहिए होती है। अगला प्रश्न, पटसन की फसल को पुष्पन अवस्था में ही क्यों काटते हैं? उत्तर, क्योंकि इसी अवस्था में ही पटसन के तनों से लचीले तथा मजबूत जूट के रेशे प्राप्त किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न, पटसन की रेटिंग क्या है? फसल की कटाई के बाद पटसन को पानी में डुबा दिया जाता है, उन्हें सड़ने दिया जाता है। फिर 4 से 5 दिनों बाद जब उसके तने एकदम मुलायम हो जाते हैं तो उनके रेशों को निकाल लिया जाता है, और ये जो वो गलते हैं पानी में, ये क्रिया जल में पाए जाने वाले जीवाणुओं से होती है। ये प्रक्रिया पूरी पटसन की रेटिंग कहलाती है। आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, कताई किसे कहते हैं? तो रेशों से धागा बनाने में रुई के एक पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं। ऐसा करने से रेशे पास आ जाते हैं, यानी ऐसे करके सारे रेशों को साथ में मिलाया जाता है। तो ऐसा करने से रेशे पास आ जाते हैं और धागा बन जाता है। इस प्रक्रिया को कताई कहते हैं। तकली क्या है? तकली मैंने देखी है। कताई के लिए एक सरल युक्ति हस्त तकुआ का उपयोग किया जाता है, जिसे तकली कहते हैं।
चरखे से बुने वस्त्रों को गांधी जी ने क्या नाम दिया था? इसका उत्तर है चरखों से बुने वस्त्रों को गांधी जी ने खादी नाम दिया था। धागे से वस्त्र बनाने की कितनी विधियां हैं? धागे से वस्त्र बनाने की कई विधियां हैं। प्रमुख विधियां दो हैं। नंबर 1 बुनाई तथा दूसरी बंधाई। अगला प्रश्न, बंधाई क्या है? एकल धागे से, एक ही धागे से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बंधाई कहते हैं। अगला प्रश्न, बुनाई क्या है? धागों के 2 सेटों को आपस में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को बुनाई कहते हैं। आगे चलते हैं। दो पादप रेशों के नाम बताइए। उत्तर कपास और जूट। 2 जंतु रेशों के नाम बताइए। कोकून और कोकून ब्रैकेट में लिखेंगे रेशम, और दूसरा भेड़ के बाल ब्रैकेट में लिखेंगे ऊन। अगला प्रश्न, पटसन के तने से क्या प्राप्त किया जाता है? पटसन के तने से जूट प्राप्त किया जाता है। कपास तथा जूट के रेशों के 2 उपयोग लिखिए। तो कपास के 2 उपयोग लिखेंगे बेडशीट, चादर, और जूट के 2 उपयोग लिखेंगे रस्सी और बोरा। अगला प्रश्न, सजीवों के लक्षण बताइए। उत्तर पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, संवेदनशीलता, वृद्धि, प्रजनन और निश्चित जीवन अवधि के पश्चात मृत्यु, ये सजीवों के लक्षण। अगला प्रश्न, जैविक क्रियाएं क्या होती हैं? सभी जीवों में पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, संवेदनशीलताएं जैसी क्रियाएं जीवन भर चलती रहती हैं। इन्हें ही जैविक क्रियाएं कहते हैं। जो पौधे अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते उन्हें क्या कहते हैं? उत्तर है स्वपोषी। जो पौधे अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उत्तर है परपोषी। ऐसे जीव जो शाक सब्जियां और मांस दोनों खाते हैं, ऐसे जीवों को क्या कहते हैं? इसका उत्तर है सर्वाहारी। मनुष्य का श्वसन अंग क्या है? उत्तर है फेफड़ा। पौधों का श्वसन अंग क्या है? हाँ, पौधों का श्वसन अंग होता है पर्णरंध्र, ब्रैकेट में लिख लीजिए स्टोमेटा। अगला प्रश्न, प्रजनन क्या है? सभी जंतुओं तथा पौधों में अपने समान जीवों को उत्पन्न करने की क्षमता को प्रजनन कहते हैं। 4 अंडे देने वाले जंतुओं के नाम बताइए। तो 4 अंडे देने वाले जंतुओं के कोई भी नाम आप बता दीजिएगा। 4 बच्चे देने वाले जंतुओं के नाम बताइए, अब बता दीजिए। अगला प्रश्न है सजीव एवं निर्जीव में अंतर बताइए। आपकी बुक में दिया हुआ है, इसको आप वहां से पढ़ लीजिएगा। कोशिका क्या है? शरीर को बनाने वाली छोटी छोटी क्रियाएं। शरीर को बनाने वाली छोटी छोटी कोशिकाओं शरीर को बनाने वाली छोटी छोटी जो इकाइयां होंगी उन्हें ही हम कोशिका कहते हैं। सूक्ष्म जीव क्या है? ऐसे जीव जो हमें हमारी नग्न आंखों से नहीं दिखाई देते, उनको देखने के लिए हमें एक विशेष मशीन जिसे माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी कहते हैं की आवश्यकता होती है। ऐसे जीवों को सूक्ष्म जीव कहते हैं। अगला प्रश्न, किन्हीं 3 सूक्ष्म जीवों के नाम बताइए। तो आप बता दीजिएगा
अमीबा, युगलिना, पैरामीशियम। अगला प्रश्न, संरचना के आधार पर जीवों को कितने भागों में बांटा गया है? उत्तर है 2 भागों में, एक कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव जिनका शरीर केवल एक कोशिका से बना होता है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, युगलिना। बहुकोशिकीय जीव जिनका शरीर एक से ज्यादा कोशिकाओं से बना होता है, जैसे हाइड्रा, घोंघा, मछली, मनुष्य आदि। मेरुदंड की उपस्थिति के आधार पर जीवों को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, अकशेरुकी जंतु जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है, जैसे कीड़े मकोड़े, केचुआ, तिलचट्टा, घोंघा आदि। नंबर 2, कशेरुकी जंतु जिनके अंदर ये रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, जैसे कि मछली, मेढक, पक्षी, गाय आदि। मेरा अगला प्रश्न, प्रजनन विधि के आधार पर जीवों को कितने भागों में बांटा गया है? इसमें भी 2। अंडयुज, अंडे देने वाले जंतुओं को अंडयुज कहते हैं, जैसे मछली, मेढक, छिपकली, सर्प, पक्षी तथा कीड़े मकोड़े आदि। दूसरा है जरायुज, मतलब बच्चे देने वाले जंतुओं को जरायुज कहते हैं, जैसे मनुष्य, चूहा, खरगोश, गाय तथा बकरी। अगला प्रश्न है, वास स्थान के आधार पर जीवों को कितने भागों में बांटा गया? यानी उनके रहने के स्थान के आधार पर जीवों को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसमें आपके 4 प्रकार के जीव हैं। पहला, जलीय जंतु, आपको शब्द से ही पता है, जो जल में रहते हैं, जैसे मछली। फिर ख, वायुवीय जंतु, जैसे कि जो वायु में रहते हैं उन्हें वायुवीय जंतु कहते हैं, जैसे पक्षी। ग, स्थलीय जंतु, यानी स्थल में रहने वाले जंतु, जैसे कुत्ता, बकरी, मनुष्य आदि। घ, वृक्षाश्रयी, नाम से ही पता है, वृक्ष में रहने वाले जंतु, जैसे कि गिलहरी, बंदर आदि। अगला प्रश्न, उभयचर जंतु किन्हें कहते हैं? तो ऐसे जंतु जो पानी में और जल में दोनों जगह रहते हैं, उन्हें उभयचर जंतु कहते हैं। अगला प्रश्न है, पौधों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया जा सकता है? उत्तर है, पौधों का वर्गीकरण 3 आधार पर किया जा सकता है, पुष्प के आधार पर, आकार के आधार पर, आयु के आधार पर। अगला प्रश्न, वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? उत्तर है थियोफ्रस्टस। अगला प्रश्न, वर्गीकरण का जनक किन्हें कहा जाता है? उत्तर है कैरोलस लीनियस। अगला प्रश्न है, जंतु विज्ञान के जनक कौन है? उत्तर है अरस्तु। अगला प्रश्न, पुष्पी पौधे कौन से होते हैं? पुष्पी पौधों पर पुष्प और फल लगते हैं, यह पूरी तरह से विकसित होते हैं। इनमें जड़, तना, पत्ती सब कुछ दिखाई देता है, जैसे कि गुलाब, सरसों, सूरजमुखी, आम, कुमुदनी आदि। दूसरा प्रश्न, अपुष्पी पौधे। तो अपुष्पी पौधों पर पुष्प कभी नहीं लगते हैं, अधिकतर इनमें जड़, तना तथा पत्ती का अभाव होता है। चूँकि इनमें पुष्प कभी नहीं लगते, क्योंकि पुष्प से ही फल बनते हैं, तो पुष्प कभी नहीं लगते, तो इसलिए फल भी नहीं बनते, जैसे कि कवक, शैवाल, मॉस, फर्न आदि। तो आपको इन प्रश्नों को बहुत अच्छे से तैयार करना है और हर बच्चे को ये प्रश्न याद करने की पूरी कोशिश करना है। कम से कम हर एक बच्चे को 5 प्रश्न, जो कि हमारे जो कमज़ोर बच्चे हैं वो कम से कम 5 प्रश्न, और जो अच्छे बच्चे हैं उन सबको बहुत सारे प्रश्न याद करने हैं। और हम लोग मिलेंगे शनिवार को साइंस कंपटीशन में। सो बी रेडी, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।